हेलो स्टूडेंट। कल हम लोग पढ़े थे श्यानता गुणांक का बीमा। लास्ट में श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र निकला था, श्यान बल का सूत्र मिला था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो श्यानता गुणांक की परिभाषा, जैसे ईटा की परिभाषा, तो ईटा का मान कल मिला था F/A dV/dy। ये मान मिला था। इसका मीनिंग ये था कि यदि A = 1 मीटर स्क्वायर और dV/dy 1, इसका यूनिट आया था सेकेंड इनवर्स, यानी ये था वेग प्रवणता। इसका मतलब था कि एकांक वेग प्रवणता हो तो ईटा का मान क्या होगा, F। अर्थात इसका मीनिंग ये है कि एकांक क्षेत्रफल व एकांक वेग प्रवणता वाली सतहों के बीच में जितना श्यान बल लगता है वही कहलाता है उसका श्यानता गुणांक। तो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल वाली सतहों के बीच वेग प्रवणता भी एकांक हो जाए तो उनके बीच में जितना श्यान बल लगेगा वही बल श्यानता गुणांक होगा। तो किसी चीज़ की श्यानता का मापन करना होता है तो उसका श्यानता गुणांक निकाला जाता है, क्योंकि श्यानता गुणांक सीधे बल के बराबर होता है और यही बल उसका क्या करता है, विरोध करता है। तो F यहाँ पर क्या लिया गया है, श्यान बल। और श्यान बल वह बल है जिसके द्वारा द्रव अपने प्रवाह का ही क्या करता है, विरोध करता है। तो अर्थात इसका मीनिंग होगा कि एकांक वेग प्रवणता व एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल वाली सतहों के बीच सक्रिय श्यान बल को श्यानता गुणांक कहते हैं। तो श्यानता गुणांक सीधे श्यान बल के बराबर होगा और वह श्यान बल होगा जो एकांक वेग प्रवणता व एकांक सतहों के क्षेत्रफल वाली तलों के बीच में सक्रिय होगा, कार्य करेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, सक्रिय उत्पन्न क्रियाशील होगा, उसी को कहते हैं श्यानता गुणांक। तो श्यानता का मापन किसके द्वारा होगा, इस प्रकार श्यानता का मापन श्यान बल या श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक के रूप में होता है। तो अगर ईटा बढ़ता है तो श्यानता भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर ईटा घटता है तो उस द्रव की श्यानता भी घटेगी। श्यानता का मापन कर लिया जाए तो उस द्रव की श्यानता का भी मापन हो जाता है।
अब देखिए इसके बाद द्रव के प्रवाह में द्रव प्रवाह का विरोधी कौन होगा, बल का नाम क्या होगा, इसके लिए नियम क्या होगा, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। अब है द्रव प्रवाह की प्रकृति, द्रव प्रवाह की प्रकृति, नेचर ऑफ फ्लो, नेचर ऑफ लिक्विड फ्लो। तो द्रव का जब भी प्रवाह होता है तो इसकी प्रकृति मुख्य रूप से दो रूपों में बांटी जाती है। उस तरह तो द्रव कई तरह से होता है, रोटेशनल, इरोटेशनल, टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन। लेकिन इंटर लेवल में दो नेचर का जिक्र किया जाता है। एक को कहते हैं धारा रेखी प्रवाह और एक को कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह, या इसी को कहते हैं प्रक्षुब्ध। आधुनिक किताबों में इसी को प्रक्षुब्ध लिखा जा रहा है और इंग्लिश में कहते हैं टर्बुलेंट। अंग्रेजी एक ही है, हिंदी में कोई विक्षुब्ध कहता है, कोई प्रक्षुब्ध कहता है। विक्षुब्ध और इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो देखिए विक्षुब्ध का मतलब होता है या प्रक्षुब्ध का मतलब व्याकुल हो जाना या पागल हो जाना। तो पागल आदमी जिस तरह से किसी भी दिशा में जा सकता है, उसका कोई नियम नहीं होता है कि कब क्या करेगा, ठीक उसी तरह से आंधी के समय हवा का रुख किसी भी दिशा में हो सकता है और बाढ़ के समय पानी का रुख भी उसी तरह से हो जाता है। या कोई पाइप फट जाए और उसमें जल प्रवाह की दिशा किधर होगी, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब द्रव प्रवाह व्याकुल हो जाए, बेचैन हो जाए, अनियमित हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, तो उसी प्रकृति को कहा जाता है विक्षुब्ध। जैसे कोई पाइप फट जाए, उस समय पानी अनियंत्रित हो जाता है, उसी को कहा जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। अगर पानी नियंत्रित है तो स्ट्रीम का मतलब होता है कि संयमित कोई चीज़ हो, नियम से काम करे। जैसे आप लोग हैं तो सुलझे हुए इंसान हैं तो रोड पर बाएं से चलेंगे, नियम का पालन करेंगे, पुलिस से डरेंगे। पागल है तो पुलिस को भी गाली देगा, नियम का पालन नहीं करेगा, घर परिवार को भी परेशान करेगा। तो उसी तरह से हर चीज़ में कुछ तत्व होते हैं असामाजिक, वही व्यवहार द्रव भी करता है। तो देखिए जब प्रवाह की प्रकृति जैसे धारा रेखी होगी, तो धारा रेखी का मतलब है कि धारा एक रेखा में होगी, धारा रेखी प्रवाह, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इसका अर्थ यह है कि जब प्रवाह की प्रत्येक सतह एक दूसरे के समांतर रहते हुए और आगे बढ़े, कोई एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करे, इंटरसेक्ट न करे, अपने अपने पाथ पर ईमानदारी से चलती रहे। जैसे शांत जल का प्रवाह होगा, पाइप में एक समान जल अगर बह रहा है तो इसकी सभी सतह एक दूसरे के समांतर हो, एक रेखा में हो। तो इस तरह के जिस पाइप में इस तरह का प्रवाह हो रहा है, ये जिस जगह पर भी मान लीजिए एक पाइप है ऐसे, तो इस पाइप में द्रव ऐसे चल रहा है, तो इसके किसी भी बिंदु पर यहाँ पर सबका जो वेग होगा
एक समान दिशा में होगा, वेग सभी समांतर होगा। यहाँ पर द्रव आएगा तो इसका भी वेग एक दिशा में ही होगा। तो जब द्रव प्रवाह का वेग एक दिशात्मक हो जाए, सभी सतह एक दूसरे के समांतर हो जाए, एक सतह दूसरे सतह को प्रतिच्छेदित न करे, तो इस तरह के प्रकृति वाले प्रवाह को कहा जाता है धारा रेखी प्रवाह। अगर ऐसा नहीं होता है, एक लेयर दूसरे लेयर को प्रतिच्छेदित करने लगे, जैसे मान लीजिए कि एक लेयर ऐसे चल रही है, दूसरी लेयर ऐसे जा कर के इसको इंटरसेक्ट करने लगे, ऐसे तीसरी लेयर भी कहीं से आ कर के इसको इंटरसेक्ट करने लगे, कोई अपने ही जगह पर घूमने लगे, ऐसे भंवर उठता है, जैसे कोई एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे तो कोई क्लॉकवाइज घूमने लगे, ऐसे। तो इस तरह के व्यवहार को या फ्लो को कहा जाएगा विक्षुब्ध प्रवाह। तो ये अदिशात्मक होगा, असमांतर होगा, एक बिंदु पर अनियमित वेग होगा इसका। तो इस तरह के प्रवाह की प्रकृति को कहा जाता है विक्षुब्ध प्रवाह। जैसे बताया गया कि बाढ़ के दिनों में नदियों का प्रवाह का कोई दिशा नहीं होता है, उसी तरह से पाइप कोई फट जाती है तो द्रव प्रवाह जो होगा, और एक नियमित पाइप में एक समान पानी का प्रवाह कराया जाए, तो ये आइडियल एक तरह से फ्लो है। शांत नदियों का जल है, जैसे धीरे धीरे प्रवाहित होता है। हाँ, तो उस तरह के कंडीशन को कहा जाएगा विक्षुब्ध। अब जैसे मान लीजिए कि इस तरह का प्रवाह कहीं पर हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, जिग जैग, रैंडम, आर्डर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रक्षुब्ध प्रवाह, और इसको कहेंगे धारा रेखी प्रवाह। तो पहले धारा रेखी प्रवाह को डिफाइन करते हैं ऐसे, उसके बाद लेंगे विक्षुब्ध प्रवाह। देखिए, जैसे आप लोग किसी रिफिल से लिखते हैं, पेन से, डॉट पेन से लिखते हैं, तो उसकी पेन की जो नोक है स्याही को एक समान रूप से अलाउ करती है, और उस स्याही एक लाइन में स्ट्रीम बना करके काम करेगा, तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। वही लीड खराब हो जाए, स्याही एक ही बार निकलने लगे, तो आप एक क बनाना चाहते हैं, तब तक पता चला कि पूरा स्याही उसी पर गिर गई, तो वो क्या होगी, डिसऑर्डर हो जाएगी, उसका कोई क्रम नहीं होगा। तो वह फ्लो जो होगा किस श्रेणी में चला जाएगा, विक्षुब्ध में। अगर आप उसको क बना रहे हैं तो क पर ही वो जा रही है, स्पष्टीकरण इसका हो रहा है। ख बना रहे हैं तो ख पर जा रही है, ए बना रहे हैं तो ए पर, बी बनाएंगे तो बी पर। तो इस तरह का प्रवाह होता है लाइफ में। तो देखिए, इसका मीनिंग ये होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो है, तो जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि उसकी सभी सतहें एक दूसरे के समांतर एक दिशात्मक व एक ही वेग से संचरित हो, तो उसे कौन सा प्रवाह कहेंगे, धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। तो धारा रेखी का मतलब है स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो कोई भी लिक्विड है,
उसका नेचर क्या होना चाहिए? सभी सतह एक दूसरे के समांतर हो, एक दिशात्मक हो और एक ही वेग से संचारित हो। तो व्हेन फ्लो ऑफ लिक्विड एग्जिस्ट सच ए वे दैट ऑल इट्स लेयर्स remains parallel, unidirectional and remains at same velocity at any point, then such flow is called streamline flow। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का नेचर यही होता है कि सभी सतह एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दिशात्मक हो और उसका वेग क्या हो? एक ही हो, एक बिंदु पर एक समान मिले। तो इस तरह के द्रव प्रवाह की प्रकृति को कहा जाता है धारा रेखी प्रवाह। तो ये एक लक्षण है फ्लूइड मैकेनिक्स में। द्रव प्रवाह की प्रकृति का अध्ययन साइंस के जिस इंजीनियरिंग की ब्रांच में किया जाता है उसको फ्लूइड मैकेनिक्स कहा जाता है, क्योंकि द्रव एक फ्लूइड का पार्ट है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में ये है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसे पानी टंकी बना है कहीं, पेट्रोल टंकी बना है कहीं, मेडिकल में पानी चढ़ाने वाला सुई और पाइप बने हैं कहीं, गैस का पाइपलाइन का काम हो रहा है कहीं, सारा इसी पर डिपेंड है, फ्लूइड मैकेनिक्स की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका बहुत सारा स्कोप है, डिमांड है, टेक्नोलॉजी है इससे रिलेटेड। तो उसी को समझने के लिए ये बनाया गया है और ये सब पढ़ करके उसी फील्ड में जो जाता है इसका उपयोग महसूस करता है, बनाता है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है जिसको आप लोग सीखते हैं, समझते हैं, तो लाइफ में कहीं ना कहीं ये सहयोग करेगा। तो एक प्रवाह की प्रकृति क्या बताया गया? धारा रेखी प्रवाह। और एक दूसरा क्या है? विक्षुब्ध प्रवाह। तो विक्षुब्ध प्रवाह जो होगा या इसी को कहते हैं प्रक्षुब्ध प्रवाह। कुल मिलाकर के हिंदी नाम, उर्दू नाम, बंगाली नाम, मराठी नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। इसी को याद रखना है। तो टरबाइन होती है, टर्बुलेंट होता है, ये सब बगावती नाम के लिए यूज होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। टर्बुलेंट, टरबाइन, तो टर्बन, ये सब बगावत का मतलब है कि आंधी तूफान जिसका कोई गारंटी न हो कब क्या करेगा, उसी को कहा जाता है टर्बुलेंट। तो द्रव प्रवाह जब अनियंत्रित हो जाए, इसी का अपोजिट हो जाए, जैसे एक दूसरे के समांतर न रहें, एक दिशात्मक न हो, तभी ये इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को। एक समय में एक ही वेग से नहीं होगी, यानी वेग कोई इधर जा रहा है तो किसी की दिशा इधर हो जाएगी। वेग सदिश राशि है, जब एक वेग इधर जाने लगेगा और एक वेग इधर जाने लगेगा तो एक बिंदु पर दो दिशा हो जाएगी, जो संभव नहीं है किसी सदिश के लिए। तो साइंस के टर्म में इसका कोई डेरिवेशन करना होगा, मीनिंग समझना होगा, डिफाइन करना होगा, तो कौन सा नाम दिया जाएगा इसी को समझना होता है। तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे इसमें? इसी को लिखते हैं जैसे जब कोई द्रव क्या हो जाए, इस प्रकार प्रवाहित होता है कि, इस प्रकार प्रवाहित होता है कि उसकी सतह क्या हो जाए? असमांतर, अदिशात्मक तथा असमान वेग से संचरित असमान वेग से संचरित होती है, तो उसे
कौन सा प्रवाह कहेंगे? विशुद्ध प्रवाह कहते हैं। तो एक विशुद्ध प्रवाह हो गया और एक क्या हो गया? धारा रेखी प्रवाह। अब इसका फिगर बनाएंगे तो जैसे अभी बताया जिग जैग बनेगा और इसकी दिशा कहीं भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं, थोड़ा सा जगह में देखिए, यहीं पर बना दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रवाह ऐसे हो रहा है कि ये किस दिशा में जा रही है, तो दूसरी इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है, कोई इस तरह से भी फ्लो हो रहा है जिग जैग। तो ये क्या हो जाएगी? सभी सतह का रुझान अलग अलग है, सबका डायरेक्शन अलग अलग है, कोई समांतर नहीं है। तो जैसे इसका प्रवाह शांत जल में होगा या पाइप में एक समान प्रेशर पर जो फ्लो होता है वो होगा। जैसे आप लोग गैस चूल्हा को जब ऑन करते हैं तो सिलेंडर से गैस का प्रवाह एक समान होता है और वह चूल्हा एक समान जलता है। बर्नर जो होता है एक समान हीट उत्पन्न करता है। तो वहाँ पर गैस का जो फ्लो होगा, लिक्विड से गैस बनती है, वो फ्लो करती है, तो वो कौन सा प्रवाह हो जाएगा? धारा रेखी हो जाएगा। अगर लालटेन जला रहे हैं, उसकी बत्ती से तेल चढ़कर फ्लो हो रहा है, जल रहा है, तो एक समान रूप से वो जा रहा है और वो कौन सा प्रवाह में जाएगा? धारा रेखी में। अगर बत्ती में आग लग जाती है तो तेल का फ्लो क्या हो जाएगा? तेज होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। गैस का पाइप का कहीं से लीकेज हो जाए, प्रेशर का अप डाउन करने लगे, तो बर्नर कभी तेज जलेगा, कभी स्लो हो जाएगा। तो किस श्रेणी में आ जाएगा? विशुद्ध हो जाएगा। जैसे आदमी का नाक बहता है, तो अगर सामान्य सांस ले रहा है तो ठीक है, सर्दी जुकाम हो जाएगा तो किस में आ जाएगा? विशुद्ध में हो जाएगा। और सामान्य नागरिक है, स्वस्थ है, तो किस रूप में रहेगा? धारा रेखी में रहेगा। हाँ, और आप लोग अपने ही शरीर पर लेना चाहते हैं तो आप स्वस्थ आदमी हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, बीपी सही है। और जब बीपी बढ़ जाता है तो उस समय आपका ब्लड सर्कुलेशन किस में हो जाएगा? और आपका ब्लड सर्कुलेशन विशुद्ध प्रवाह की तरह से सभी नसों को परेशान करेगा, क्रोध बढ़ेगा। आप एक दिशात्मक या एक सूत्री कार्यक्रम न कर करके अब विशुद्ध व्याकुल हो जाएंगे, पागल की तरह से काम शुरू कर देंगे। तो ये साइंस हर जगह है। आप अपने ऊपर ही लेकर साइंस सीखते हैं तो 98% साइंस सीख जाते हैं, 2% के लिए दूसरा को देखने लगते हैं तो वो भी सीख जाते हैं। तो ये सभी प्रवाह आपके साथ भी है, नेचुरल सिस्टम में कहीं भी दिखाई देगा, कहीं भी ये देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। इसको टेढ़ा मेढ़ा कहीं दिखा देंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विशुद्ध प्रवाह कहीं बना लेंगे। इसका नेचर टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग होगा, अनियंत्रित होगा। लक्षण जानना है, कुल मिलाकर इस नाम का अर्थ ही समझ लेना है कि ये क्या है, वही उसकी परिभाषा है, वही उसका उदाहरण है। इसी के आधार पर इसको आइडेंटिफाई कहीं कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रवाह धारा रेखी है और कौन सा प्रवाह विशुद्ध है। इसको नोट कर लीजिए।